हेलो एवरीवन। हम लोगों ने क्लास 11th इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। थर्ड चैप्टर देखते हैं। 1991 की आर्थिक सुधार क्या थे? आर्थिक सुधार 1991 के स्वतंत्र भारत में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को सम्मिलित करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षम प्रबंधन ने 1980 के दशक तक वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया। सरकारी नीतियों और प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा टैक्स मतलब कर सरकार के आय के स्रोत भारत में 1991 से भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए। क्या थे आर्थिक सुधार? इनको देख लेते हैं। आर्थिक सुधार की आवश्यकता 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा सरकार विदेशियों से लिए गए उधार के पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं थी। विदेशी व्यापार खाते में घाटा हो रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1988 से 91 तक इसके बढ़ने की दर इतनी अधिक थी कि 91 तक घाटा 10,644 करोड़ हो गया। इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा था। उन्नीस सौ 91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ली। अल्पकालीन विदेशी ऋण के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। आपको पता था जो उस समय वित्तीय संकट था, हम लोगों ने अपना सोना 47 टन क्या किया था? गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों खरीद मूल्यों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप बजट के मौद्रीकृत घाटे में वृद्धि हुई, साथ साथ आयात मूल्य में वृद्धि हुई तथा विदेशी विनिमय दर में कमी हुई। परिणाम भारत के सामने राजकोषीय तथा व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए भारत के सामने केवल 2 ही विकल्प बचे थे: निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि कर वित्तीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं, राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करें तथा बहुउद्देश्यपरक संरचनात्मक आयोजन लाया जाए। आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखते हैं। अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण, उद्योगों के निजीकरण तथा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को ख़त्म करना, आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का तथा निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान होगा। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से
बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार, सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी सिलेंडर मत समझ लेना, एलपीजी जो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। उदारीकरण, उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। निजीकरण, निजीकरण से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ समानता देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। भारत में एलपीजी नीति के कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। क्या है, बिंदु कर लेना, ठीक है। विदेशी तकनीकी समझौता, MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनिमय, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, समुद्र व्यापार के अवसर, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंकिंग सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्त, मूल्यांकन, उदारीकरण। आगे भी अभी मूल्यांकन, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे उनके बेहतर तकनीक और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ नए बाजार के द्वार खुलते हैं। जबकि दूसरे समूह का मानना है कि यह विकासशील देशों के घरेलू उद्योगों को संरक्षण नहीं प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ में देखने पर हम पाते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन निर्वाह सुविधाओं को बेहतर किया है तथा मनोरंजन, संचार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर का विस्तार किया। सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, देख लेते हैं। उच्च आर्थिक वृद्धि दर, कृषि का प्रभावहीनता, विदेशी निवेश में वृद्धि,